तो हम भाजपा के खिलाफ, अब कांग्रेस जब बिहार में राजद के खिलाफ उठ सकती है तो क्यों ना हम भी भाजपा को दबाव में रखें, प्रेशर में रखें। इसी स्थिति को कहीं ना कहीं साधने के लिए नीतीश कुमार का नाम पीएम कैंडिडेट के तौर पर उछाल दिया जाता है। नीतीश कुमार जब लॉ को साधने चलेंगे तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ओबीसी जो जनगणना है वो हो जाए, क्योंकि ये नीतीश कुमार की जीत होगी। हालांकि भाजपा नहीं भी कराती है तो नीतीश कुमार इसे अपने लेवल पर करा सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने कल स्पष्ट भी कर दिया कि तेलंगाना कराएगा तो हम भी करा लेंगे। नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना पर वो बैकफुट पर नहीं जाएंगे और भाजपा की तरह उनका रवैया नहीं होगा, वो सारी पार्टियों को छोड़कर बैकडोर से जनरल सेंसस नहीं कराएंगे, यानी वो जनगणना बैकडोर से भाजपा की तरह नहीं कराएंगे। और बात जहां तक कोर्ट में चली गई, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नागवारा गुजरी है। ये बड़ा लाजमी हो जाता है जानना कि आखिर एनडीए इस उपचुनाव के बाद क्या करेंगे। उपचुनाव के रिजल्ट्स अगर फिलहाल देखें तो मुझे 50-50 लग रहा है। मुझे लग रहा है एक सीट पर जदयू बहुत आगे निकल चुकी है और दूसरे सीट पर कहीं ना कहीं राजद सबको दबा रही है। लेकिन इस एक जीत हार से कोई बहुत बड़ा फर्क भी पड़ने वाला नहीं। फर्क पड़ेगा चुनाव के बाद। जो दिल्ली का, देश का आप मुख्य राजधानी कह दीजिए, आप जो महाराष्ट्र है उसे फाइनेंशियल कैपिटल कह दीजिए, लेकिन पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री वो बिहार ही है। उपचुनाव में दोनों सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है, उसे भाजपा का भी साथ चाहिए और बाकी घटक दलों का भी चाहिए। और चिराग फैक्टर को नेगेट करना है तो भाजपा को फिर से साध कर रखना होगा। अगर पर्दे के पीछे भाजपा ने फिर कोई खेल कर दिया तो समझ लीजिए मामला फिर गड़बड़ा जाएगा। कांग्रेस जो अब तक तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं लालू यादव के अधीन थी बिहार में, वो एक बड़ा भाई बनना चाहती थी, लेकिन ये रातों रात संभव नहीं था। और कन्हैया की वापसी ने कहीं ना कहीं इस सारे सियासी झोलमेल के और बिगाड़ दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंचनामा में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के घर में भी माता का आगमन हो गया होगा। नवरात्र के इस खास बेला पर आप सभी को दिल से आभार। उम्मीद करता हूं आने वाला आपका पूरा साल लाजवाब बीते। अब शुरुआत करते हैं आज के पंचनामा की। देखिए, पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ होती है, ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीरफाड़ अक्सर पहले ही हो जाती है और जो घटनाएं हैं वो बाद में होती हैं। आपको अच्छे से पता है कि कैसे हमने आपको बताया था कि जो जातिगत जनगणना है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आने वाला है। नीतीश कुमार जी ने इसको लेकर बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उन बातों को बाद में चर्चा करेंगे। पहले बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को समझ लेने की कोशिश करते हैं बहुत तेजी से। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि बिहार में महागठबंधन बिल्कुल टूट चुका है। महागठबंधन की इस बिखराव के लिए राजद को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। लालू यादव को सीधे तौर पर कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन सबकी नौबत आई कहां से? वो जो सीट है कुशेश्वर स्थान की, वहां से कांग्रेस का दावा था। गठबंधन के नियम और कानून के हिसाब से भी और नैतिकता के तकाजे पर भी वो सीट कांग्रेस की थी, लेकिन बिहार में विनेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, खासतौर पे जब जातिगत समीकरण आपके खिलाफ हो जाए। पिछले चुनाव में नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद राजद बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। इसका कारण यह है कि कांग्रेस चाह कर भी 70 सीटों में से आधी सीटें भी जीत कर नहीं ला पाई। अब सियासत की जो जादुई आंकड़ा है वहां तक पहुंच पाना नंबर 1 के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए राजद चाहती है कि कोई भी आने वाला समय, चुनाव अगर होता है, कैसा भी चुनाव होता है, उसमें कमजोरी नहीं दिखानी है, पिछली बार की गलतियां रिपीट नहीं करनी है और फूक फूक का कदम रखना है। इसी कड़ी में कुशेश्वर स्थान से अपने प्रत्याशी को राजद ने उतार दिया, लेकिन ये कांग्रेस को नागवारा गुजरा। कांग्रेस जो अब तक तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं लालू यादव के अधीन थी बिहार में, वो एक बड़ा भाई बनना चाहती थी, लेकिन ये रातों रात संभव नहीं था। और कन्हैया की वापसी ने कहीं ना कहीं इस सारे सियासी झोलमेल के और बिगाड़ दिया। बिहार में पहले ही चाहते थे कांग्रेस के लोग कि प्रशांत किशोर आ जाएं, उनसे भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी, लेकिन जब कन्हैया कुमार की वापसी हुई और कांग्रेस ने थोड़ा सा अपना लाइन लेंथ बदला, उसके बाद से रडार पर वो राजद के आ गई। हालांकि
अगर लालू यादव की बात माने, अगर तेजस्वी यादव की बात माने, तो इन दोनों का स्पष्ट कहना है कि ये मोमेंटरी है, यानी ये जो लड़ाई है, ये जो उपचुनाव को लेकर आपसी द्वंद्वता है, ये बस फिलहाल के लिए है। चुनाव खत्म होंगे और साथ ही साथ फिर से एक मंच पर आपको कांग्रेस और राजद दिखेंगे। लेकिन राजद के लोगों का बयान मैं सुन रहा हूं, तो माफ कीजिए, कांग्रेस के लोगों का मैं बयान सुन रहा हूं, तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये पहले जैसे रिश्ते होने वाले हैं। लेकिन दूरदर्शिता, राजनीति की समझ और कुछ हद तक कहा जा सकता है बिहार की राजनीति की पिछली जो घटनाएं हुई हैं वो इशारा करती हैं कि कांग्रेस और राजद के बीच कोई खटपट नहीं होने वाला है। कांग्रेस अगर ये चुनाव जीत भी जाती है तो वो राजद के साथ ही रहेगी, और हार जाती है तो फिर धीरे से वापसी महागठबंधन में कर लेगी बिना किसी को बताए। लेकिन ये तो बाद में होगा और ये महागठबंधन में होगा। हम बात एनडीए की कर लेते हैं, जहां सारा ये सियासत महागठबंधन में उपद्रव की ओर इशारा कर रहा है, वहीं एनडीए में एकदम खामोशी है, शांति है, कोई किसी से विवाद नहीं कर रहा है। विवाद बहुत सारे हैं लेकिन सतह के नीचे है, ऊपर ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों, क्या कारण है इसका? देखिए, सीधे तौर पर अगर बात बताएं तो कारण ये उपचुनाव है। कल नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए भी ये स्पष्ट कह दिया, हालांकि ऐसा कहा नहीं जाता है राजनीति में, लेकिन नीतीश ने स्पष्ट कह दिया कि ये उपचुनाव की वजह से हम कई मुद्दों को छोड़े बैठे हुए हैं। उपचुनाव में दोनों सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है, उसे भाजपा का भी साथ चाहिए और बाकी घटक दलों का भी चाहिए, और चिराग फैक्टर को नेगेट करना है तो भाजपा को फिर से साध कर रखना होगा। अगर पर्दे के पीछे भाजपा ने फिर कोई खेल कर दिया तो समझ लीजिए मामला फिर गड़बड़ा जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें सीधा भाजपा का कोई फायदा नहीं है, चिराग दोनों सीट जीत कर नहीं आ रहे हैं, अगर नीतीश हारेंगे तो जीत सीधे आरजेडी की हो जाएगी, और पिछले चुनाव में यह गलती भाजपा से कई सीटों पर हो गई थी, इसलिए भाजपा ऐसा नहीं करना चाहेगी, इसलिए भाजपा चुप है। लेकिन नीतीश क्यों चुप है? नीतीश के पास तो मुद्दे की भरमार है। अब देख लीजिए ना, बिजली की किल्लत है, अब देख लीजिए नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। अगर बात करें जातिगत जनगणना तो नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं, भाजपा उसको लेकर एकदम अड़ गई है कि नहीं देगी। जातिगत जनगणना के अलावा जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा कानून है जिस पर नीतीश कुमार कभी भाजपा की बात मानेंगे नहीं। CANRC है, कई मुद्दों पर भाजपा के साथ अभी नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा होना है। मणिपुर में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, छोड़िए सब, यूपी में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में पहले ही वहां एक दल बाहर हो चुका है और मुकेश सहनी ने 165 सीट पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। भाजपा क्या मुकेश सहनी की तरह ही नीतीश कुमार को इग्नोर करेगी? क्या ऐसी स्थिति में है भाजपा वहां? अगर कायदे से बात करें तो यूपी की सीट इस बार डमाडोल है, और योगी को लेकर जितना गुस्सा है वो शायद ही किसी मुख्यमंत्री को लेकर कभी हुआ हो। ऐसी स्थिति में अगर भाजपा वहां हारती है और हार में थोड़ा भी सहयोग मुकेश सहनी नीतीश कुमार का होता है तो भाजपा क्या उस स्थिति में होगी कि वो गठबंधन बिहार में आगे जारी रखे? खैर, भाजपा सत्ता के लिए बहुत लोलुप है फिलहाल। कई राज्यों में उसकी हार हुई है, बड़े राज्य उसके हाथ से निकले हैं, दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए एकदम कोशिश कर रही है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है सियासत तक। केजरीवाल दूर ही रोक देते हैं। महाराष्ट्र हाथ से निकल गया, झारखंड हाथ से निकल गया, गुजरात की स्थिति डमाडोल होने वाली है। ऐसी स्थिति में जब बंगाल भी हार गए, सब कुछ हार रहे हैं, तो राज्य बिहार बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सियासी तौर पर यहाँ की जनता, अगर देश का कोई राजनीतिक कैपिटल है मुझे लगता है तो वो है बिहार। भले ही दिल्ली में आप जो दिल्ली का देश का आप मुख्य राजधानी कह दीजिए, आप जो महाराष्ट्र है उसे फाइनेंशियल कैपिटल कह दीजिए, लेकिन पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री वो बिहार ही है। और ऐसी स्थिति में ये बड़ा लाजमी हो जाता है जानना कि आखिर एनडीए इस उपचुनाव के बाद क्या करेंगे। उपचुनाव के रिजल्ट्स अगर फिलहाल देखें तो मुझे 50-50 लग रहा है। मुझे लग रहा है एक सीट पर जदयू बहुत आगे निकल चुकी है और दूसरे सीट पर कहीं ना कहीं राजद सबको दबा रही है। लेकिन इस एक जीत हार से कोई बहुत बड़ा फर्क भी पड़ने वाला नहीं। फर्क पड़ेगा चुनाव के बाद, और चुनाव के बाद की परिस्थितियों की तैयारी तो अभी से हो गई है। नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना पर वो बैकफुट पर नहीं जाएंगे और भाजपा की तरह उनका रवैया नहीं होगा, वो सारी पार्टियों को छोड़कर बैकडोर से जनरल सेंसस नहीं कराएंगे, यानी वो जनगणना बैकडोर से भाजपा की तरह नहीं कराएंगे। और बात जहां तक कोर्ट में चली गई, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नागवारा गुजरी है।
नीतीश कुमार के जितने भी दिग्गज नेता हैं, केसी त्यागी हो, ललन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है अंदर अंदर। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ ये है, आरसीपी सिंह का कद जिस तरीके से घटा है, भाजपा के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा। फिलहाल ना तो संगठन में बहुत बड़ी पकड़ उनकी दिख रही है और ना ही नीतीश कुमार के थॉट प्रोसेस को वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के मनस पटल पर दो बातें उकेरी जा रही हैं। एक कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है और इससे हमें वोट का फायदा है, और दूसरा कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम भाजपा के खिलाफ, अब कांग्रेस जब बिहार में राजद के खिलाफ उठ सकती है तो क्यों ना हम भी भाजपा को दबाव में रखें, प्रेशर में रखें। इसी स्थिति को कहीं ना कहीं साधने के लिए नीतीश कुमार का नाम पीएम कैंडिडेट के तौर पर उछाल दिया जाता है और इससे भाजपा की बेचैनी बढ़ जाती है। खासतौर पर तब गिरिराज सिंह जब आ जाते हैं बिहार में, और गिरिराज सिंह बिहार में नीतीश कुमार के सारे मंत्रियों की क्लास भी लगाते हैं और कहते हैं काम ठीक से नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के कई मंत्री आरोप लगा चुके हैं कि विभाग का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, विभाग में जो पदाधिकारी हैं वो बहुत अपने हिसाब से नौकरशाही और लाटशाही दिखा रहे हैं, ये सही नहीं लग रहा है। लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल किसी तरीके से बिहार को अपने काबू में करना चाहते हैं, क्योंकि सीएम तो वही है, अब भाजपा ने बनाया हो या कम्युनिटी वोट से बने हो, लेकिन सीएम नीतीश है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बिहार में आने वाले समय में अपने वोट बैंक को जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 3 नंबर से हम ऊपर उठें, और 3 नंबर से उठने के लिए उन्हें वोट इकट्ठा करने होंगे, और उस कड़ी में उनके पास एक बड़ा हथियार उपेंद्र कुशवाहा का समीकरण लौकुश आ सकता है। हालांकि समीकरण को उपेंद्र कुशवाहा का कहना बिल्कुल ही गलत होगा। वशिष्ठ नारायण ने इस चुनाव में नीतीश कुमार के लड़खड़ाने के बाद उन्हें एक समीकरण दिया था और लाल खांचे पर लिखकर उपेंद्र कुशवाहा की वापसी कराई थी, और उसी कड़ी में उन्होंने बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी बदला और कुशवाहा समाज से उमेश कुशवाहा को स्थान दिया, और केंद्रीय अपनी जो पार्टी की कुर्सी है अध्यक्ष की वो आरसीपी सिंह को दी। लेकिन आपको पता है कि फिर आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से पर्दे के पीछे खेल करने की कोशिश की, इस वजह से उनका कद गिराया गया और फिलहाल ना चाहते हुए भी ललन सिंह को उनको सामने करना पड़ा और उस लौकुश समीकरण से फिलहाल ध्यान हटाना पड़ा। लेकिन हमारे विश्वास सूत्र बताते हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा जबरदस्त है, नीतीश कुमार फिर से लौकुश समीकरण की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, और इस बार जो कूच होगी वो धीमी नहीं होगी, मध्यम नहीं होगी, पूरी स्पीड में वो लौकुश समीकरण को साधने के लिए विभिन्न मंचों को, विभिन्न लौकुश जाति के अलग अलग मंचों को एक साथ जोड़ेंगे, और इसको लेकर उन्होंने समीकरण भी बना लिए हैं और इसकी जिम्मेवारी अपने कई आसपास के लौकुश नेताओं को उन्होंने दे दी है आरसीपी छोड़कर। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब लौकुश साधने चलेंगे तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ओबीसी जो जनगणना है वो हो जाए, क्योंकि ये नीतीश कुमार की जीत होगी। हालांकि भाजपा नहीं भी कराती है तो नीतीश कुमार इसे अपने लेवल पर करा सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने कल स्पष्ट भी कर दिया कि तेलंगाना कराएगा तो हम भी करा लेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं कराएंगे, हम सभी पार्टियों को साथ रख के कराएंगे। यानी आने वाले समय में नीतीश कुमार ओबीसी को साधना चाहते ही हैं, साथ साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव को भी रखना चाहते हैं, और इस समीकरण में कहीं ना कहीं उनका जो मुख्य फोकस है वो ओबीसी वोट बैंक है। आपको पता है 2 दिन पहले भी हमने आपको खबर दी कि कैसे हर जिले में बिहार के उन्होंने एक बालिका +2 आवासीय विद्यालय की घोषणा कर दी, जिसके जो लगभग उनका 12वां स्कीम था इस समाज के लिए। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की रणनीतियां क्या हैं। इन रणनीतियों को तेज करने को लेकर उन्होंने कल हिंट भी कर दिया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में भाजपा को लेकर वो बहुत आशान्वित नहीं है। भाजपा साथ है तो ठीक, वरना बिहार में अपने दम पर वो सरकार बनाने की जुगाड़ भी करना चाहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि भाजपा या किसी भी पार्टी की वजह से हम कमजोर नहीं रहेंगे, हम अपने समीकरण के दम पर आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए जो खास तौर पे एक उपचुनाव है उसका इंतजार करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि नीतीश कुमार की ये दोनों सीटें थी। अगर ये दोनों सीटें जीत जाते हैं नीतीश कुमार तो उनका घाटा नहीं होगा। अब मुनाफा होगा कि नहीं होगा वो उपचुनाव के बाद देखना होगा। तो आज के पंचनामा में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि पंचनामा की श्रृंखलाएं इसी तरह से रोज आती रहें। धन्यवाद।